लहसा की ओर। जो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश में हुआ। और मृत्यु 1923। इस पाठ में राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यात्रा के बारे में बताया है। उनकी राहुल सांकृत्यायन की जो यात्रा है वो तिब्बत के क्षेत्र की है, यानी मेरी तिब्बत की यात्रा जो है लहासा की ओर में राहुल सांकृत्यायन ने जिन कठिनाइयों का वर्णन किया उन कठिनाइयों को अपनी कलम के माध्यम से इस पाठ में उकेरा है और वहां की संस्कृति के जनजीवन के बारे में बताया है कि वहां की संस्कृति आज भी अंधविश्वास में जीती है और वहां के व्यक्ति बाहर से आए हुए अतिथि का आदर सम्मान भी करते हैं और दूसरा अंधविश्वास को भी अपने साथ लेकर के जीते हैं। और वहां के व्यक्तियों में कानून का डर नहीं है। जिस प्रकार से हमारे देश में व्यक्ति लाठी और डंडा लेकर के घूमते हैं उस प्रकार से वहां के व्यक्ति जो क्या है गोली बंदूक के साथ बाहर निकलते हैं। वहां पर अगर व्यक्ति कोई किसी को मार देता है तो हथियार का कानून होने के कारण वहां पर वो व्यक्ति जल्दी में ही पकड़ में नहीं आता। वहां चोरी का डर जो क्या बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ वहां के व्यक्ति बौद्ध धर्म को भी धारण करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। राहुल सांकृत्यायन इस पाठ में उसने जो यात्रा की है पहाड़ी क्षेत्र की, उस पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा करते वक्त उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको भी बताया है कि पहाड़ी क्षेत्र कितना गर्म होता है, पहाड़ी पर चढ़ाई करनी कितनी मुश्किल होती है और उन मुश्किलों में भी समुद्र तल से लेकर के ऊपर 16-17 हजार की फीट की चढ़ाई तक चढ़ना बड़ा ही मुश्किल का कार्य है। ये सभी यानी पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ाई करते वक्त मुश्किलों का सामना, किस प्रकार से दूसरी जगह पर अपनी जान को बचाना, तीसरा वहां के व्यक्तियों के साथ सामंजस्य या वहां की संस्कृति से परिचित होना कितना मुश्किल होता है। इन सभी बातों को जो क्या है राहुल सांकृत्यायन ने लहासा की ओर में यात्रा वृत्तांत जो लिखा है उसमें बड़ा बखूबी के साथ बताया है कि किस प्रकार से हमें जीवन में अगर पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा करेंगे तो किन किन कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन लेखक अपनी इस यात्रा के माध्यम से हमें कुछ मुख्य बातें सिखाते हैं कि मुसीबत के समय धैर्य को नहीं खोना चाहिए, जीवन में आने वाले कष्टों का डट करके सामना करना चाहिए। अगर जीवन में कहीं बाहर जाने का मौका मिले तो हमें घूम करके वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को देख करके जब हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से तुलना करेंगे तो हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अंधविश्वास से हमें दूर रहना चाहिए। विज्ञान के युग में भी हम बिना सोचे समझे किसी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा गलत है, क्योंकि ऐसा गलत कार्य हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान के गर्त में डाल देता है। तो हमें किसी भी चीज को अपनाने से पहले या किसी भी बात के बारे में जानने से पहले
उसके परिणाम के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। राहुल साहब अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं कि तिब्बत यात्रा के इस अंश में वो लिखते हैं कि भारत से तिब्बत जाने का एक ही मुख्य रास्ता नेपाल भी है, यानी नेपाल के रास्ते से हम जो क्या है तिब्बत की यात्रा कर सकते हैं। कहां के रास्ते से? नेपाल के रास्ते से। नेपाल के रास्ते से हम तिब्बत की यात्रा कर सकते हैं। जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था, फरी कलिंगपोंग एक स्थान का नाम है जिसके माध्यम से जो क्या है तिब्बत की तरफ ये रास्ता जाता है। तब हिंदुस्तान और नेपाल की सभी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत को जाया करती थी। यह रास्ता व्यापारी और सैनिक दोनों के लिए है। लेखक बताता है कि नेपाल की जब सभी चीजें इस रास्ते से तिब्बत में आती थी, यानी नेपाल से तिब्बत में जब वो आती थी तो इसी रास्ते से आती थी। इसलिए इस रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन का मतलब सेना भी रहती थी। आजकल वहां बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं जो फौज के रहने के लिए मकान बनाए गए थे। दुर्ग में इनकलाब, दुर्ग के इसी भाग को किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, यानी अब वहां पर वो रहने लगे हैं। इसलिए वहां कुछ आबादी दिखाई पड़ती है। चीनी पलटी आबादी में यानी विकसित हो चुका है। कुछ व्यक्ति वहां पर रहते हुए दिखाई देते हैं। चीनी पलटन द्वारा त्यागा गया एक और चीनी किला था जहां राहुल जी चाय पीने के लिए ठहरे। यद्यपि तिब्बत यात्रा तकलीफ दे है, यानी शरीर को परेशानी देने वाली है, तकलीफ दे का मतलब, पर इसमें कुछ आराम की बातें। इस राह में पड़ने वाली आबादी के लोगों में जाति पाति छुआछूत का बिल्कुल सवाल ही नहीं है। यहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती। यहाँ के लोग भिखमंगों के और चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। पर नव आगंतुक उनका विश्वास पाकर घर के भीतर, नव आगंतुक जो नया मेहमान आया है उनसे विश्वास जीत करके उनके घर के भीतर जा सकते, भले कोई भी बिल्कुल अपरिचित हो। यदि घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दी जाए तो वह जल्दी के लिए भी पका कर दे देगी। इस तरह मक्खन और सोडा नमक देने पर वह चाय चोंगे में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग के बिना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के दे देगी। यदि अजन्मी को संदेह हो कि सारा मक्खन उसकी चाय में नहीं पड़ेगा तो वह खुद जाकर चौड़ी में मथ कर ला सकता है। चाय का रंग तैयार हो जाने पर ही नमक मक्खन डालने की जरूरत पड़ती है। राहुल जी जबरी तक चीनी किले से चलने लगे तो तभी एक आदमी उनसे राहदारी मांगने आया। उन्होंने दोनों चीटियों से दे दी। उसी दिन राहुल जी चलते चलते थोंगला के पहले के आगे गांव में पहुंच गए। इसी गांव में भी उन्हें सोमती और शहर आदमियों के साथ साथ भिखमंगे मिले। राहुल जी को यहाँ भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल पूर्व वे इसी रास्ते से लौटे थे। 5 वर्ष पूर्व भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के बीच में घोड़ों पर सवार होकर इन रास्तों पर आए थे। तब उन्हें किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी थी। तब उन्हें गांव के सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरना पड़ा था। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति यानी उनके स्वभाव पर निर्भर है। प्राय शाम को छंग पीकर अपना होश हवास खो बैठते हैं। छंग एक नशीला पदार्थ है जो शाम के समय वहां के व्यक्ति अधिकतर वो पदार्थ पीते हैं और वो पदार्थ पीने के बाद जो क्या वो अपना होश और आवास खो बैठते हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल जी को सबसे बड़ा विकट में डरावना डांडा थोंगला पार करना पड़ा, यानी सबसे परेशानी वाला क्षेत्र जो है डांडा तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहां मीलों तक कोई गिराव नहीं मिलता, यानी दूर दूर तक आबादी का कोई भी क्षेत्र दिखाई नहीं देता। बहती नदियों के मोड़ और पहाड़ों के ऊंचे कोनों के कारण बहुत दूर तक वहां कोई आदमी देखने को नहीं मिलता है। डाकुओं के लिए लूट की भी यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत के गांव में कोई खून कर दे तो खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन सुनसान स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, या कोई चिंता ही नहीं करता है कौन मारा गया है कौन नहीं। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती, इसलिए अपराधी के विरुद्ध गवाह नहीं मिलते, यानी अगर कोई किसी का खून कर देगा तो उसके विरोध में जो क्या गवाह नहीं मिलेगा। इन निर्जन स्थानों पर डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं, यानी उन इंसानों को पहले इंसान को मारना है, बाद में उसका माल लूटना है, या माल है भी या नहीं है, पहले खून करना उनके लिए जरूरी है। हथियार संबंधी कानून न होने के कारण यहाँ के लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि अपने शिकार को जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का भय रहता है। वही गांव में राहुल जी को ज्ञात हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास कोई खून हो गया था। राहुल जी को अपना खून होने की इतनी परवाह नहीं थी, कारण वे तो शव भिखमंगे थे और जहाँ कहीं लूटने पीटने का भय
दिखते तो टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुछ एक पैसा करते हुए भीख मांगने लगते। यानी राहुल सांकृत्यायन जब यह यात्रा कर रहे थे तो उनको ये भय नहीं था कि मेरा खून हो जाएगा। उन्होंने भिखारी का वेश दान कर लिया था और उनके सामने हाथ फैला करके अपनी टोपी फैला करके भीख मांगने लग जाते। पहाड़ की ऊंचाई बहुत ही, पीठ पर सामान लाद कर चलने में बड़ी दिक्कतें थी। अगला पड़ाव भी 16-17 मील से कम नहीं था। राहुल जी ने अपने सह यात्री सुमती से लंगोर तक के लिए 2 घोड़े लेने को कहा जिन पर सामान रखकर चढ़कर जाया जा सके। दूसरे दिन राहुल जी और सुमती दोनों घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। राह में डांडी से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर होते हुए डांडी के ऊपर जा पहुंचे। इस समय वे समुद्र तल से लगभग 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर थे। अब उन्हें दक्षिणी भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की हजारों चोटियां खड़ी थी। बीटे की ओर दिखाई देने वाले ऊंचे पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। उन पर न तो बर्फ थी और न ही हरियाली थी। उत्तर दिशा की ओर बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। वही सबसे ऊंची जगह पर डांडी की देवता का स्थान। इस स्थान को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़े की जालियों में झंडियों में सजाया गया था। यहाँ उन्हें उतराई वाले रास्तों पर उतरना था। यानी चढ़ने के लिए मुश्किल तो उतरने के लिए आसान भी है। चढ़ाई तो कुछ मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी। उनके साथ साथ एक और सवार साथी चल रहे थे। राहुल जी का घोड़ा कुछ धीमे चल रहा था। चढ़ाई की थकावट के कारण राहुल जी से मारकर तेज चलाना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे वह घोड़ा सबसे पीछे रह गया, कुछ बहुत पिछड़ गया। लेकिन राहुल जी डॉन क्विक्सटो की तरह, यहाँ पर डॉन क्विक्सटो एक स्पेनिश के उपन्यास का पात्र है जो अपने घोड़े पर झूम करके अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। तो उसी प्रकार से राहुल भी घोड़े के ऊपर बैठकर शिवम को डॉन क्विक्सटो समझ रहा है। राहुल जी निर्णय कर नहीं पा रहे थे कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। उसके जोर देने पर घोड़ा और सुस्त पड़ जाता। एक जगह जाकर 2 रास्ते निकलते थे। राहुल जी बाएं रास्ते पर 1.5 मील आगे चले गए। एक घर में पूछने पर पता लगा कि लंगकोर का रास्ता था। अभी देखिए राहुल सांकृत्यायन जो कितनी मुसीबत का पहाड़ी क्षेत्र में सामना करना पड़ता है। एक तो वहां पर कोई भी व्यक्ति जो क्या है, कोई भी अजनबी दिखता है उसको पहले मारता है, बाद में उसको लूटता है, तो ये डर था। दूसरा, जब वो एक रास्ते से जा रहे थे तो दक्षिण की तरफ जो रास्ता जा रहा था उसकी तरफ से न जा करके वो तिरछे चले जाते हैं। एक जगह से ऐसे 2 रास्ते पड़ते हैं। अब इस रास्ते से वो 1.5 से 2 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और इधर से उसका मित्र चला जाता है। तो उसका मित्र पहले उससे आगे है, ये 1.5-2 मील गलत रास्ते पर चला गया। ये 1.5-2 मील वापस आएगा तो ये तब से कितना और आगे निकल जाए। अब उसका मित्र जो क्या बहुत आगे उससे निकल चुका है और वो वहां पर रुक करके उसका इंतजार करता है। तो मित्र उसका नाम है सुमती, वो मंगोल है। मंगोल वैसे ही लाल मुख वाले होते हैं और गुस्से में औरत लाल हो गए जब राहुल सांकृत्यायन उससे पीछे रह गए। तो वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि 5 खंडे टोकरी फूंक डाले और तुम्हारे लिए मैंने चाय बनाई, वो भी अब तक ठंडी हो चुकी है, पता नहीं कितनी बार गर्म कर चुका हूँ। तो शांत स्वभाव से राहुल जी कहते हैं कि इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं था, मैं गलत रास्ते पर चला गया। दूसरा, मेरा घोड़ा जो क्या है सुस्त है। उनके जोर देने पर घोड़ा और सुस्त पड़ता। एक जगह जाकर 2 रास्ते निकलते थे। राहुल जी बाएं रास्ते पर 1.5 मील आगे चले गए। एक घर में पूछने पर पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। वे फिर लौटे और उसी को पकड़ा। शाम को 4-5 बजे के करीब उन्होंने गांव से मील भर की दूरी पर सुमती को अपना इंतजार करते हुए पाया। इंतजार करते हुए पाया मतलब प्रतीक्षा करते हुए पाया। मंगोलों का मुंह एक तो वैसे ही लाल होता और अब वह तो पूरे गुस्से में थे। राहुल जी को देखकर बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया है। राहुल जी नरमी से जवाब देते हुए बोले, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रही हूँ कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। राहुल जी की बात सुनकर सुमती का गुस्सा शांत हो गया। लंगकोर पहुंचकर दोनों एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाए, फिर रात को गर्मा गर्म थुप्पा खाने को मिला। अब राहुल जी और सुमती तिंगरी के विशाल मैदान में थे। ये मैदान उन्हें पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता था, यानी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा था। इसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान में दिखाई देती है जिसका नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमती के अनेक यजमान रहते थे। उनके पास कपड़े की पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मंत्र जो क्या है कपड़े में लपेट करके वो अपने वहां के व्यक्तियों को देते थे। बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर वे किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। सुमती अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे पर
राहुल जी ने सोचा यदि यह वहां गया तो हफ्ता भर वहीं लग जाएगा, यानी एक हफ्ता के बिना ये वापस नहीं लौटेंगे। इसलिए राहुल जी ने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना उसे ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, लहासा पहुंच कर इनके बदले रुपये दे दूंगा। सुमति ने राहुल जी की बात मान ली। दूसरे दिन उन्होंने बरिया ढूंढने की कोशिश की। बरिया क्या होता, बोझा ढूंढने वाला, लेकिन वहां कोई भैया नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि सवेरे चल दिए तो अच्छा था। अब उन्हें 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी होती है, मोटे कपड़े से सिर को ढांप लो तो गर्मी खत्म हो जाती है। 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने पर ललाट में माथा धूप से जल उठता और पीछे का कंधा बर्फ हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दोनों ने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। सुमति के परिचित तिंगरी में भी रहते थे। तिंगरी एक स्थान का नाम है, लेकिन वे एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी से मिलने का बहाना कह सेकर बिहार की ओर चलने लगे। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों में है, मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीरों में जागीरदारों को खेती कराने के लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। यानी बहुत बेगार का मतलब होता है काम के बदले में बहुत कुछ न दे करके, थोड़ा बहुत दे करके काम चलाना होता है, या कई बार देते भी नहीं। खेती का इंतजाम देने वाला भिक्षु जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र का मतलब सज्जन थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त राहुल जी का वेश ऐसा नहीं था जिसको वे कुछ ख्याल करते। यहाँ एक अच्छा मंदिर है, इसमें कंजूर की हस्तलिखित, कंजूर होता बुद्ध वचन से अनुवाद, हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी थी। राहुल जी का आसन भी वहीं लगा। कंजूर बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी थी, इसलिए एक पोथी 15-15 सेर से यानी 15-15 किलो से कम नहीं थी। सुमति ने राहुल जी से आसपास के अपने यजमानों से मिलने की इच्छा के बारे में पूछा। तब राहुल जी पुस्तकों में उलझे गए थे, इसलिए उन्हें जाने की इजाजत दे दी। वे चले गए। राहुल जी ने सोचा कि उन्हें वहां 2-3 दिन तो लगेंगे ही, लेकिन वे उसी दिन दोपहर बाद वापस आ गए। तिंगरी गांव ज्यादा दूर नहीं था। दोनों ने जल्दी अपना सामान पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल पड़े। इस प्रकार से उन दोनों ने अपनी यात्रा को पूर्ण किया और अपनी यात्रा में आने वाली घटनाओं का भी उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया।